नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर 2 का टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 600 BCE में लोगों का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने का जो टेक्निक था वो क्या था, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला पॉइंट है शिफ्ट इन द प्लो एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए ये लोग धीरे धीरे क्या जैसे ही महाजनपद पीरियड में आयरन का इन्वेंशन होगा, मतलब यूज़ ऑफ आयरन के बारे में ये लोग जानेंगे। तो अब जो इनके हल थे अब वो आयरन के बने हुए होते थे, मतलब वो लोहे का इस्तेमाल करके अब ये हल को बनाते थे। हल के इस्तेमाल होने के कारण अब खेती बाड़ी और भी अच्छी तरीके से होने लगी थी। गंगा के आसपास के जो लैंड थे वो काफ़ी फर्टाइल थे, क्योंकि जो पानी के साथ फ्लो होकर डिपॉजिट आते थे वो गंगा वैली के आसपास ही वो सारे सिल्ट्स डिपॉजिट हो जाया करते थे, जिसके वजह से आसपास का जो लैंड था वो काफ़ी फर्टाइल हो जाया करता था एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए। ठीक है, देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आयरन टिप्ड प्लोशेयर वाज यूज्ड इन द अलुवियल सॉइल एरिया हैविंग द हाई रेनफॉल। ठीक है, देखिए हल के नोक अब जो इनके हल होते थे, मतलब जो प्लॉ होते थे वो अब लोहे के बने हुए होते थे और खेती करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होता था। देखिए आयरन प्लोशेयर यूज़ करने का एक कारण ये भी है कि वो मिट्टी को लूजन कर देती है, मतलब मिट्टी के जो पोर्स होते हैं, मतलब जो मिट्टी एक दूसरे से जुड़ी होती है वो लूज़ हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, वो एग्रीकल्चर के फर्टिलिटी को बढ़ाती है और वो क्रॉप प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, उससे क्या होता है जैसे कि वाटर हो गया, सनलाइट हो गया और जो एयर हो गया वो मतलब प्लांट्स लग रहे हैं या जो क्रॉप्स लग रहे हैं उनके रूट्स में वो ईजिली, ताकि वो पहुंच सके। ठीक है, जिनकी वजह से इनके क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज इंक्रीज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। देखिए साथ ही साथ एक तो आयरन का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, प्लोशेयर जो है वो आयरन का यूज़ हो रहा था, और दूसरी बात जो अलुवियल फर्टाइल सॉइल थे उनकी भी मदद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था। फिर उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन, तीसरा मेथड ये था जिसकी वजह से जो पैडी मतलब जो धान की खेती थी उसमें काफ़ी बूम आया था। ठीक है, उनके प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जो है ट्रांसप्लांटेशन, ये एक नया शब्द था उस समय, मतलब एक नई टेक्निक थी उस टाइम पे। तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले जो आयरन प्लोशेयर का यूज़ करके खेतों को अच्छे से जोता जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें पैडी के सीड्स मतलब जो होते हैं वो ग्रो होने के लिए डाल दिए जाते हैं। जब वो छोटे छोटे प्लांट्स उसमें से निकलते हैं तो उन्हें निकाल करके किसी दूसरी जगह पे फिर से वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया जाता है, ताकि जो धान की जो खेती हो वो काफ़ी अच्छी हो। देखिए एग्जांपल में आपको मैं पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ तो सबसे पहले इन्होंने सीड्स डाल के ये जो धान है इसके छोटे छोटे प्लांट्स को, ठीक है, मतलब वो किया है, प्लांटेशन किया है। तो अब यहाँ से देखिए इन लोगों ने यहाँ पे यहाँ से अब निकाल के उसको इकट्ठा करके अब ये क्या करेंगे, दूसरी जगह जहाँ पे जिस खेत में ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है वहाँ पे जाके एक एक पेड़ को ऐसे ही, जैसे यहाँ पे देखिए एक एक पेड़ को लगा रहे हैं, तो इसे ही हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, देखिए जैसे कि एक एक पेड़ करके यहाँ पे गैप दे के इतना लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, इनके जो एक एक पेड़ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इनके जो रूट्स होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांगली ज़मीन से जुड़े होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है पैडी का वो काफ़ी ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ इनको ह्यूज अमाउंट में, मतलब आप देखेंगे कि प्रोडक्शन के लिए पैडी प्रोडक्शन के लिए इनको काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऐसा भी करते हैं ताकि इनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ इरीगेशन थ्रू द वेल एंड द टैंक्स एंड कैनाल्स। अब देखिए इरीगेशन सिंचाई के लिए ये वेल्स का, टैंक्स का और कैनाल का इस्तेमाल करते थे। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्युनिटीज़ एज वेल एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो पावरफुल किंग ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क, दिस वर्क आर फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन। देखिए ये वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स ये कम्युनिटीज़ भी आपस में मिलकर इसको बनवाती थी, या कोई इंडिविजुअल जैसे कि काफ़ी बड़ा कोई ट्रेडर हो, कोई मर्चेंट हो, वो बनवा दिया करता था। और साथ ही साथ जो किंग होते थे, जो राजा होता था, वो भी इन्हें अरेंज करता था ताकि अपने रीजन के इरिगेशन वर्क के लिए उनको पानी इन कैनाल्स, टैंक्स और वेल्स के थ्रू मिल सके। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सुदर्शन लेक इन द गुजरात। देखिए सुदर्शन लेक कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, अब इसका रिकंस्ट्रक्शन होता है क्योंकि काफ़ी पुराना था ये
और रुद्रदमन के टाइम के आते आते ये डिस्ट्रॉय हो गया था आंधी की वजह से या किसी ना किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो इसे रुद्रदमन ने फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया था, ठीक है। अब इसका हमें एग्जांपल कहाँ मिलता है, रिजर्वायर्स रेफरेंस फाउंड इन द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। अब देखिए जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसको हम गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। इसमें हमें एविडेंस मिलता है कि सुदर्शन लेक को रिकंस्ट्रक्ट कराया था रुद्रदमन ने। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि काफ़ी जो इंडिविजुअल्स होते थे, मर्चेंट्स या किंग्स होते थे, या कोई बड़ी कम्युनिटी होती थी, वो पेट्रोनाइज करते थे वेल्स को, टैंक्स को या कैनाल्स को बनवाने के लिए। डिफरेंसेस इन द रूलर सोसाइटी, ठीक है। अब रूलर सोसाइटीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस होते थे, क्या क्या भिन्नताएं होती थी, उसके बारे में भी हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो हमें रेफरेंसेस मतलब कुछ एविडेंस देते हैं कि ऐसे टाइप के लैंडलेस लेबर, एग्रीकल्चर लेबरर्स भी होते थे जो किसी और के लैंड पे काम करते थे। दूसरे जो स्मॉल पेजेंट्स होते थे जिनके पास छोटे मोटे खेत होते थे और वहाँ पे वो कल्टीवेशन किया करते थे। और साथ ही साथ वेयरएस लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है, साथ साथ लार्ज जो लैंड ओनर जिनके पास काफ़ी बिग अमाउंट में ज़मीनें हुआ करती थी, उनकी भी रेफरेंस हमें इन्हीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टर्म गृहपति इज यूज फॉर द पर्सन हु वाज द ओनर मास्टर ऑफ हाउस होल्ड, कंट्रोल वुमेन, चिल्ड्रन एंड स्लेव्स। समटाइम इट इज़ यूज फॉर द वेल्दी लैंड होल्डर्स, ठीक है। अब ये जो गृहपति होता है, ये कौन होता है, ये वेल्दी, सबसे पहले तो ये वेल्दी लैंड होल्डर होते थे जिनके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन हुआ करता था, और ये अपने घर के ओनर हुआ करते थे। मतलब ये घर को कंट्रोल करते थे, मास्टर हुआ करते थे घर के, जो अपने वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को और यहाँ तक कि स्लेव्स को भी कंट्रोल करके रखता था। सो आप मुखिया समझ सकते हैं इसे, कि जो गृहपति हुआ करता था वो घर का मुखिया था, वो हेडमैन था। फिर नेक्स्ट क्या है, इन द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द विलेज। जो संगम टेक्स्ट है, जो कि जिसके बारे में हम साउथ के अर्ली डायनेस्टीज़ के बारे में जहाँ से हमें सोर्सेज मिले हैं, ठीक है, वो हमें क्या रेफरेंस देता है, वो मेंशन करता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द विलेज, जिसमें से पहला तो लार्ज लैंड ओनर्स जो हुआ करते थे जिनको हम वेलालर्स कहते थे, ठीक है। और दूसरा कौन था, प्लॉमैन था और युजवाहर, ठीक है। और थर्ड कौन थे, स्लेव्स को हम क्या कहते थे, वो लोग क्या कहते थे, आदिमल, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं जिसका रेफरेंस हमें संगम टेक्स्ट में मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस वाज लाइकली बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू द लैंड। देखिए सोसाइटी में डिफरेंसेस किस बेसिस पे थे, एक्सेस ऑफ द लैंड, ठीक है। और दूसरा था सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। देखिए एक्सेस ऑफ द लैंड मतलब कि किसी के पास, जैसे कि यहाँ पे दिया था ना कि कोई लैंडलेस लेबरर्स थे जिनके पास खुद की खेती के लिए ज़मीन नहीं थी, और दूसरे स्मॉल पेजेंट्स भी आपने देखा। फिर उसके बाद एक बड़े लैंड होल्डर्स भी देखे। ये अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के, मतलब डिफरेंट क्लास के लोग थे, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हो सकता है किसी के पास आयरन प्लो होता था या किसी के पास न होता था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैंड ग्रांट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा रेफरेंसेस ऑफ लैंड ग्रांट फाइंड इन द मेनी रिकॉर्ड्स, स्टोन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। तो हमें मतलब इस एरा के आसपास हमें काफ़ी एविडेंसेस मिलते हैं लैंड ग्रांट सिस्टम के, जो कि जहाँ ये रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन से और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। अब लैंड ग्रांट क्या था, खास करके जो लैंड ग्रांट्स होते थे वो जो राजा हुआ करता था या काफ़ी बड़े बड़े जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो लोग डोनेट करते थे लैंड ब्राह्मण्स को, ठीक है। ब्राह्मण्स को डोनेट करते थे या किसी टेम्पल को डोनेट कर दिया, तो उसे हम लैंड ग्रांट सिस्टम कहते थे। और इसका एविडेंसेस हमें इन्हीं स्टोन इंस्क्रिप्शन से या कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर इन द संस्कृत, ठीक है। अब जितने भी लैंड ग्रांट्स और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, खास करके वो संस्कृत लैंग्वेज में हैं। एंड लैंड ग्रांट वेयर जनरली टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू द ब्राह्मण्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो वो मंदिर को लैंड ग्रांट डोनेट किया करते थे या तो वो फिर ब्राह्मण्स को डोनेट किया करते थे। फिर देखिए अर्लियर एविडेंस हमें एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जो प्रभावती गुप्त थी, ठीक है। प्रभावती गुप्त वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू, ठीक है। ये चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी, हु मैरिज टू द वाकाटक किंग रुद्रसेन टू, ठीक है। इनकी शादी किससे होती है, एक वाकाटक किंग से होती है, जो कि जिनका नाम रुद्रसेन टू रहता है। एक पावरफुल रूलर होते हैं डेक्कन में। कि हमें कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इन्होंने लैंड ग्रांट किया था एक ब्राह्मण को।
जिनका नाम था चनालास वामिन, ठीक है, इनको इन्होंने लैंड ग्रांट दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस ऑफ ग्रांटिंग लैंड डोनेशंस टू आचार्य चनालास वामिन विलेज, जिनको इन्होंने लैंड ग्रांट किया था, और ये जो गांव था, जो गांव इन्होंने डोनेट कर दिया था, दंगुना, ये विलेज है, ठीक है। जो गांव इन्होंने डोनेट किया था इस ब्राह्मण को, उसका नाम था दंगुना गांव, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, दिस चार्टर वॉज इश्यूड इन द 13th रेगनल ईयर इनग्रेव्ड बाय द चक्रदशा, ठीक। देखिए इस लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन को इनग्रेव किसने किया था, तो चक्रदशा ने किया था 13th रेगनल ईयर में, जो कि प्रभावती गुप्त का 13th रेगनल ईयर था, उस ड्यूरेशन में इसको इनग्रेव किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि प्रभावती गुप्त के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस को किसने इनग्रेव किया था और किस ईयर में किया गया था, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 13th रेगनल ईयर, मतलब कि उनके शासनकाल के जो 13वां साल 13th ईयर था, मतलब 13वीं साल में उसको इनग्रेव किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ब्राह्मण को दिया गया था वो ग्रांट, तो आपको उसका नाम यहाँ पे याद रखना होगा, और कौन सा विलेज था, तो दंगुना विलेज था, इसको भी आपको याद रखना होगा। और सबसे पहली बात किसने डोनेट किया था, तो प्रभावती गुप्त थी जिन्होंने डोनेट किया था, और वो चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी वो, जिनकी शादी वकाटक किंग से हुई थी, जो कि रुद्रसेन टू था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, दिस टाइप ऑफ लैंड वॉज नोन एज द अग्रहार लैंड। अब देखिए ये जो लैंड ग्रांट दिए जाते थे ब्राह्मण को, उसको क्या कहा जाता था, अग्रहारा लैंड, ठीक है। देखिए अग्रहार लैंड के कुछ अपने फायदे भी हुआ करते थे, मतलब जब ये डोनेट कर दिया जाता था किसी पर्टिकुलर ब्राह्मण को या किसी पर्टिकुलर टेम्पल पर एरिया को, तो सबसे पहली बात तो ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होते थे, इन पे टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। फिर लैंड ग्रांट दे दिया गया है, अब इसमें कोई भी राजा वहां पे आता था, अब वो उसमें इंटरवेन नहीं कर सकता था, अब वो सारी जो प्रॉपर्टी थी, मतलब अब वो उस ब्राह्मण के नाम या उस मंदिर के नाम पे कर दी गई थी। अब वो ब्राह्मण अब उस एरिया में रहने वाले जो लोग थे, मतलब मान लीजिए ये पीस ऑफ लैंड है और यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, अगर ये लैंड ग्रांट दे दिया गया है किसी ब्राह्मण को, तो पूरा परिसर जो है उसी ब्राह्मण के अंडर में रहेगा। अब वो ब्राह्मण जिस तरह से चाहे इस एरिया को यूज कर सकता था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाउन्स एंड ट्रेड, जिसमें पहला पॉइंट है सेवरल अर्बन सेंटर्स इमर्ज ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। देखिए 6th सेंचुरी बीसी में जितने भी आप महाजनपद देखेंगे उनमें से कई ज्यादा जो थे वो गंगा रीजन के आसपास ही इमर्ज हुए थे, जिनका इस्तेमाल वो लोग ट्रेड रूट्स के लिए भी करते थे, ठीक है। उसी के बारे में इस पॉइंट में कहा गया है कि वो कम्युनिकेशन रूट के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, ट्रेड रूट एक जनपद से दूसरे महाजनपद के लिए, ठीक है। पॉइंट में क्या है, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहर एंड मथुरा वे बस्टलिंग सेंटर ऑफ कॉमर्शियल, कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये कुछ महाजनपद थे जहाँ पे जो कि एक सेंटर थे कॉमर्शियल, कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीपल लाइक वॉशिंग फोल्क, वीवर्स, स्क्राइब, कारपेंटर, पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स एंड किंग्स लिव इन दिस टाउन। मतलब कई अलग अलग तरीके के लोग इन सभी बड़े बड़े टाउन्स में रहा करते थे और अपने अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट क्या है, वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स वेयर रिकवर्ड इंक्लूडिंग फाइन पॉटरी, ठीक है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। देखिए महाजनपद पीरियड की जो पॉटरी थी वो थी NBPW, ठीक है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है। और दूसरा क्या है, फिर उसके बाद ऑर्नामेंट्स आप देखेंगे, टूल्स, वेपन, वेसल्स, ये क्राफ्ट मटेरियल्स थे जो कि उस समय पे बनाया जाता था। फिर नेक्स्ट क्या है, और उनका व्यापार भी होता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समटाइम गिल्ड और श्रेणीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड मर्चेंट्स आल्सो फाउंड। अब ये श्रेणीज कौन थे, ये श्रेणीज थे गिल्ड थे, बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी हुआ करते थे उनको हम श्रेणी कहा करते थे, ठीक है। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनका एक समूह हुआ करता था आपस में व्यापार करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड। पहला पॉइंट क्या है, बोथ लैंड एंड सी रूट्स वेयर यूज फॉर द ट्रेड कनेक्शंस ओवर लैंड इनटू द सेंट्रल एशिया एंड द बियॉन्ड। लैंड रूट और सी रूट दोनों का इस्तेमाल होता था ट्रेड कनेक्शन के लिए, जो कि मतलब सेंट्रल एशिया और उसके बियॉन्ड, उसके आसपास के रीजन में भी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओवरसीज फ्रॉम पोर्ट एक्सटेंडेड अक्रॉस अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन एंड वेस्ट एशिया। अफ्रीकन, वेस्ट एशिया और अरेबियन सी के आसपास के जितने भी रीजन थे वहाँ भी ये सब ट्रेड कनेक्शंस अपने बनाए हुए थे। नेक्स्ट क्या है, थ्रू बे ऑफ बंगाल द साउथ ईस्ट एशिया
चाइना रूलर्स ऑफन अटेम्प्ट टू कंट्रोल दिस रूट। देखिए ये जितने भी ट्रेडिंग रूट्स होते थे, काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडिंग रूट्स होते थे, और ख़ास करके जितने भी रूलर्स उस समय रूल किया करते थे वो इन ट्रेडिंग रूट्स पे कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल करके वो उस पर टैक्स लगाते थे और उनसे काफ़ी उसका इनकम होता था, उसका टैक्स देना पड़ता था लोगों को। तो इसीलिए जो रूलर्स होते थे वो काफ़ी अटेम्प्ट करते थे उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज मसातुवन इन तमिल एंड सेठीज एंड सत्तावाहाज इन प्रकृति। ये काफ़ी प्रकृति ये अलग अलग तरह के मर्चेंट्स है जिन जो कि उस समय में काफ़ी प्रचलित थे, जिनको बहुत ही मतलब बहुत बड़े बड़े सब मर्चेंट ट्रेड मर्चेंट्स थे। नेक्स्ट क्या है? वाइड रेंज ऑफ गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सच एज सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल, फिनिश प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर और मेडिसिनल प्लांट्स। ये सारे वो प्रोडक्ट्स थे जो कि प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाया करते थे वो लोग ट्रेड व्यापार करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? स्पाइसेस स्पेशली पेपर। ठीक है, वेर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर। देखिए पेपर का काफ़ी खास करके हाई डिमांड था रोमन एम्पायर में, एंड ऑल वेयर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी। ठीक है, और अरेबियन सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके ये मेडिटेरेनियन रीजन में ले जाया करते थे, ताकि वो रोमन एम्पायर में वो सारे पेपर्स मतलब ट्रेड जो वस्तुएं थी वहाँ पे पहुँचा सके। देखिए इस मैप में आपको मैं कुछ एंशिएंट पोर्ट दिखाता हूँ, जैसे कि ये बैरी गाजा हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे ताम्रलिप्ति है, फिर यहाँ पे मुजेरी से कुछ पोर्ट्स थे, और ये कुछ ओशियन रूट्स हैं जिनके थ्रू ये ट्रेड करके रोमन एम्पायर और आसपास के एरिया में सेंट्रल एशियन रीजन में व्यापार किया करते थे। और यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे टेक्स्ट का मेंशन मिलेगा, जहाँ पे देखिए लिखा गया है पेरिप्लस ऑफ द एरेंथ्रियन सी। पेरिप्लस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलिंग। सेलिंग मतलब जो कि जो नाव को सेल करके अलग अलग रीजन में ले जाते हैं, ठीक है, उसको सेलिंग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है एरिथ्रियन। ठीक है, एरिथ्रियन, इसका मतलब होता है रेड सी। ठीक है, ये भी एक ग्रीक नेम है, इसे किसी अननोन राइटर ने लिखा हुआ है, तो वो मतलब उसने सेल किया होगा, मतलब ट्रेड व्यापार करने के लिए उसने कुछ ट्रेड रूट्स निकाले होंगे, तो उसमें वह मेंशन करता है कि मतलब वो जो राइटर था वो मेंशन करता है कि क्या क्या चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बल्क ऑफ पेपर, सिनामन हो गया, फिर उसके बाद ग्रेट क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स, टोपाज, फिर उसके बाद एंटीमनी, मिनरल्स, उसके बाद आप देखेंगे कि कोराल, क्रूड ग्लासेस, काफ़ी चीज़ें जो थी जो कि ट्रेड के मतलब व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया करता था। जब ट्रेड होता ही था तो ट्रेड होने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉइन्स का इस्तेमाल हो रहा था। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे देखेंगे हम कि कॉइन्स का इस्तेमाल पहली बार यहाँ पे होगा, इससे पहले कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं होता था। वहाँ पे बाटर सिस्टम का यूज़ किया जाता था आपस में व्यापार करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? एक्सचेंज वॉज फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन। ठीक है, कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था व्यापार के लिए। सेकंड क्या है? यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, ये जो पंचमार्क कॉइन है ये सबसे पहली बार महाजनपद पीरियड में यूज़ किया गया था, ये फर्स्ट यूज कॉइन है। ठीक है, मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, वेयर द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? Numismatics have tried to identify the symbol on Panchmark coin with specific ruling dynasties including Mauryan, suggested that it was issued by the king। देखिए जो न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं जो कि कॉइन्स पे स्टडी करते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है थ्रू सिंबल्स जो इन कॉइन्स पे मिलते थे कि किसके द्वारा मतलब ये किसके द्वारा मिंट किए गए हैं। तो उन्होंने पाया कि मतलब कुछ तो मॉरेंस ने भी इसको इश्यू किया था, और दूसरी बात कि इसको इश्यू करने वाला खास करके जो होता था वो किंग होता था, मतलब राजा होता था। नेक्स्ट क्या है? मर्चेंट्स, बैंक्स एंड टाउन्स पीपल इश्यूड सम ऑफ दिस कॉइन। मतलब जो मर्चेंट्स व्यापारी होते थे और बैंक जो होता था और जो और भी लोग हुआ करते थे, मतलब जो व्यापार में इंक्लूडेड हुआ करते थे, वो लोग भी इस पंचमार्क कॉइन को इश्यू करते थे। ठीक है, क्या है? फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर वॉज इश्यूड बाय द इंडो ग्रीक्स। देखिए सबसे पहला कॉइन जिसपे नाम और इमेज मतलब इनग्रेव किया गया था, ऐसे कॉइन्स को सबसे पहले इंडो ग्रीक्स रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जो कि कंट्रोल करता था अपना नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट गोल्ड कॉइन वॉज इश्यूड बाय द कुशान्स। देखिए सबसे पहला जो गोल्ड कॉइन है वो किसने इश्यू किया था? वो कुशान्स ने किया था फर्स्ट कॉमन एरा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द गोल्ड कॉइन इंडिकेट द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन दैट वेर टेकिंग प्लेस। देखिए जितने ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स पाए गए हैं, इससे यह पता चलता था कि जो ट्रेड का जो व्यापार हुआ करता था वो काफ़ी फुल फ्लेज व्यापार हुआ करता था।
काफ़ी जोरों शोरों से व्यापार का आदान प्रदान था। इतने ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स पाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन हैव बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया। अब ये होर्ड्स क्या होते हैं, होर्ड्स मतलब होते हैं कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ जब काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में कॉइन्स मिलते हैं किसी बॉक्स में, मतलब खूब ढेर सारे कॉइन्स होते हैं किसी एक जगह पे एकत्रित, किसी एक बॉक्स में मिलते हैं, इसे हम होर्ड्स कहते हैं। तो यही होर्ड्स पाए गए हैं साउथ इंडिया में, जिससे ये पता चलता है कि रोमन मतलब जो रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ जो इनका ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि साउथ इंडिया में पाए गए हमें ये जो होर्ड्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉइन्स वेर इश्यूड बाय द सम ट्राइबल रिपब्लिक। कुछ ट्राइबल रिपब्लिक भी थे जो कि कॉइन्स को इश्यू करते थे, ठीक है। तो एग्जांपल्स में जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे उसमें से सबसे पहला है अयोध्या, जो कि पंजाब के थे और हरियाणा के थे, ठीक है। ये ट्राइबल रिपब्लिक थे जो कि पंचमार्क कॉइन्स को भी इश्यू किया करते थे। ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्या है, सेवरल कॉपर कॉइन्स हैव बीन अनअर्देंड। काफ़ी कॉपर कॉइन्स भी हमको मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वे इश्यूड बाय द गुप्ता रूलर्स। देखिए सबसे पहले तो जो गोल्ड कॉइन्स हुआ था उस इश्यू किया था वो तो कुषाण रूलर्स थे, बट जो बहुत ही अच्छे अमाउंट के जो मतलब जो काफ़ी और अमाउंट का जो गोल्ड कॉइन था किसने इश्यू किया था, गुप्ता रूलर्स ने किया था। दे वेयर रिमार्केबल इन देयर प्योरिटी, मतलब उनकी जो प्योरिटी थी वो काफ़ी अनोखी थी। वो मतलब कि कुषाण रूलर से भी ज़्यादा अच्छे गोल्ड कॉइन इश्यू किया करते थे। ये जो कुछ कॉइन्स है ये जो आप कॉइन देख रहे हैं ये पंचमार्क कॉइन है। और दूसरा ये ट्राइबल्स के द्वारा जो कॉइन्स इश्यू किए जाते थे वो कॉइन्स है। और ये जो कॉइन आप देख रहे हैं ये गुप्ता कॉइन है, ठीक है, गोल्ड कॉइन है जो कि गुप्ता रूलर द्वारा इश्यू किया जाता था। देखिए यहाँ पे जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने के बाद हिस्टोरियंस अपने व्यूज़ देते हैं। अब उसमें लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी हमको जानना है। देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है लेटर आर वेरी पेंथली इंग्रेव्ड एंड दस रिकन्स्ट्रक्शन आर सर्टन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो लेटर्स इनग्रेव्ड किए गए हैं वो काफ़ी क्लियर नहीं होते हैं, जिनकी वजह से रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है हिस्ट्री का वो काफ़ी अनसर्टेन रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है, डैमेज और मिसिंग लेटर्स। कभी कभी क्या होता है काफ़ी समय से वो इंस्क्रिप्शंस पड़े हुए होते हैं तो वो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से वो मतलब डैमेज हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनको पढ़ पाना मुश्किल होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन। मतलब जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, जो रिकॉर्ड्स पाए गए हैं उनके बारे में कभी कभी श्योर मतलब हिस्टोरियंस भी क्या होते हैं वो श्योर नहीं हो पाते हैं कि क्या लिखा गया है। और उनके समय के बारे में भी इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि कभी कभी मेंशन नहीं किया गया रहता है कि वह कब उसको इनग्रेव्ड किया गया है। नेक्स्ट क्या है, नॉट सर्वाइव द रेवेजेस ऑफ द टाइम। अब इसका मतलब है कि समय के साथ साथ जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं, जिनकी वजह से वह सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कंटेंट ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन हुज कमीशन्ड इट। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंस्क्रिप्शन या जो रिकॉर्ड पाए गए हैं उसमें खास करके जो कमीशन करता है उसको, मतलब जो ऑर्डर देता है उस इंस्क्रिप्शन को लिखने का, सिर्फ उसी के बारे में, सिर्फ उसी के पर्सपेक्टिव से हमें हिस्ट्री पता चल पाती है, ना कि उस समय के जो आम आदमी थे उनके बारे में हमें कुछ पता जल्दी नहीं चल पाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं इंस्क्रिप्शंस की जिसके बारे में हिस्टोरियंस ने हमें बताया है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आज का चैप्टर जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 2 जो है हिस्ट्री का। ठीक है, तो साथ ही साथ अब हम चैप्टर नंबर 3 को अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच में प्लीज़ शेयर करें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अगर लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको इस PDF का, इस लेक्चर का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको इस लेक्चर को प्रोवाइड करा दूँगा।